जय आपकी जय आवाज तो पूरे देश में गूंज रही है प्रभु। अच्छी बात है, आप लोगों का प्रेम है ये। तो सभी को प्रणाम। आज जितने और भी योगा हर डायबिटीज वाले हैं वो उनकी डायबिटीज पूरी कम करने वाले हैं योग के माध्यम से। तो ध्यान पूर्वक सुनिए जी। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले अपनी कमर सीधी रखें, रीढ़ सीधी कर लें और हम 3 बार प्रणव नाद करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें फिर से। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मनुष्य के साथ शरीर के साथ रोगों का चलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देह हमने पाई है, इसको स्वस्थ रखना भी हमारा दायित्व है। विकार इसमें होते रहते हैं क्योंकि जीवन शैली पर मुख्य चीज सभी निर्भर करता है। प्राचीन समय में हम देखते हैं कि पहले मनुष्य के पास चिंताएं कम थी। चिंताएं कम थी, उसका कारण था कि वो शारीरिक श्रम ज्यादा करता था। आधुनिक सुविधाएं उस समय नहीं थी। सारे काम शरीर से, पैदल चलना, हाथों से काम करना, और इतने काम होने के बाद उसको ये फुर्सत ही नहीं होती थी कि वो ज्यादा चिंतन मनन करे। जब चिंतन मनन करते हैं, व्यर्थ के विचार आते हैं। वो व्यर्थ के विचारों के कारण तनाव, क्रोध, चिंता आदि सब चीजें आती है। लेकिन जब मनुष्य श्रम ही इतना करता है तो उसे ये अवकाश ही नहीं मिलता है कि वो फालतू बातों पे चिंतन करे। तो आधुनिक समाज में, आधुनिक सभ्यता, विज्ञान ने जो उन्नति की है, अब उस उन्नति का परिणाम क्या हुआ? हमको बहुत सारी सुविधाएं तो मिल गई, विज्ञान ने सुविधाएं दी आपको। उन सुविधाओं का असर ये हुआ हमारे ऊपर कि हमारा पैदल चलना बंद हो गया, हाथों से काम करना बंद हो गया, और व्यर्थ का समय हमको फालतू बिताने के लिए अब दिमाग को ही काम करना पड़ता है। बैठे 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 हम सोचते रहते हैं, बटन दबाए सारे काम हो जाते हैं। एक बटन दबाया, पानी भर जाएगा। पहले कुएं पे जाना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था। तो परिश्रम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता था। अब परिश्रम की जैसे जैसे हमारे पास में कमी हो गई तो हमारी प्राण शक्ति भी कम हो गई। आज मनुष्य की प्राण शक्ति, वो पैदल चलने के लिए बड़ा परेशान हो जाता है। उन्हें कुछ थोड़ा ही चलना है तो इधर उधर देखता है कि कोई साधन मिल जाए। इसी प्रकार से खाने पीने तक में भी यही बात है। भोजन पहले
थोड़ा सा हार्ड होता था तो वो खूब चबाना पड़ता था, दांतों से खूब चबाया जाता था। अब आजकल निगलने वाली प्रक्रिया हो गई, मुंह में रुकता ही नहीं है भोजन, सीधा एकदम पेट में चला जाता है बिना चबाए। तो मुंह का जो व्यायाम था, दांतों का व्यायाम था, जबड़ों का व्यायाम था, वो भी आजकल कम हो गया। जबकि भोजन का पाचन मुंह में हो जाता है अधिक देर तक चबाने से। आहार में हमने देखा उस दिन, आहार की जो हमने उस दिन चैप्टर था हमारा, उसमें सब बातें हो चुकी। अब चूंकि मनुष्य सोचता ज्यादा है, और दूसरा एक व्यसन, हमारे व्यसन बहुत आ गए। फालतू जब आदमी रहता है तो व्यसन आ जाते हैं। पहले परिश्रम करता था, फुर्सत ही नहीं थी व्यसन के लिए। अब सारे व्यसन इतने आ गए, उसमें मोबाइल भी एक व्यसन है। मोबाइल से हमारी भावनाओं पे उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारा सारा शरीर तंत्र, इसको हम एक बार देखें तो इसमें पाचन तंत्र है, रक्त परिभ्रमण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, हार्मोनल तंत्र है, और एक तंत्रिका तंत्र है। इस तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मनुष्य का सारा अस्तित्व, उसके सारे कार्यकलाप, ये तंत्रिका तंत्र की शुद्ध कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? हमारा ये शरीर एक प्रकार से हार्डवेयर है, और इसको चलाने के लिए मस्तिष्क हमारा सॉफ्टवेयर है। आप जानते हैं आज कंप्यूटर का युग है, मोबाइल युग है। ऊपरी ढांचा जो होता है वर्क तो करता है, परंतु वो स्वयं सक्षम नहीं है वर्क करने में। उसके पीछे मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो सेतु बंध है वो है तंत्रिका तंत्र, वायरिंग। जैसे हमारे घर का हम उदाहरण लें कि हमारे घर में बहुत सारे अपरेटस इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं, आप सभी जानते हैं। उनके नाम अलग अलग बताऊं मैं तो टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे तंत्र हैं। ये क्या है? हार्डवेयर है। मीटर से जब करंट जाता है तो वो करंट मीटर में तो है, लेकिन मशीन तक जाने के बीच में वायरिंग होती है। ये वायरिंग उस शक्ति को, उस ऊर्जा को उस यंत्र तक पहुंचाती है, और जैसे ही उसका संबंध एक बटन के द्वारा हम करते हैं तो वो चालू हो जाता है यंत्र। हमारा शरीर ठीक वैसे ही है। मस्तिष्क में शक्ति है, कार्य कराना चाहता है। हमारे हाथ पैर लीवर वगैरह सारे अपरेटस शरीर में जितने तंत्र हैं, पाचन तंत्र हैं, रक्त परिवहन तंत्र है, हृदय हैं, फेफड़े हैं, लीवर हैं, पैंक्रियाज हैं, गुर्दे हैं, ये सब कार्य करने को भी तैयार हैं। लेकिन पावर कहाँ से आएगा? मस्तिष्क से। और उस पावर के लिए पहुंचाने का जो साधन है वो है तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र प्राण को वहन करके और ऊर्जा, प्राण रूपी ऊर्जा को जब तक वहां नहीं पहुंचाएगा वो अंग चालू नहीं होगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जब इनमें गड़बड़ी आ जाए, तो यदि आपके पैंक्रियाज भी सही हो, आपका लीवर भी सही हो, गुर्दे भी सही हो, लेकिन वो काम क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे काम, ऊर्जा नहीं आ रही है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो और इंजन कितने अच्छा हो तो कैसे चलेगी? और दूसरा ये है कि पेट्रोल भी अगर डाल दिया और इंजन तक वो पहुंचा नहीं, उसमें से जो नली है वो खराब है, तो ये से अनेक कारणों पर हमको विचार करना पड़ता है। जब ये तंत्र खराब होते हैं तो परिणाम होता है कि हमारा फलाना यंत्र काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा है तो उसका इलाज किया जाता है। तो उस एपरेटस का इलाज करने से क्या फायदा? उसमें पावर ही नहीं जा रही। तो हमें देखना पड़ेगा तंत्रिका तंत्र को। हमारे शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं।
एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। आप सब जानते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनके इस प्रकार से जो है, अब इनका काम क्या है दोनों का? एक में प्राण शक्ति है और एक में चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति यानी मन की शक्ति। मस्तिष्क को पावर देने वाली मन शक्ति है, शरीर को पावर देने वाली प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति काम करवाती है, लेकिन जब तक उसमें एनर्जी नहीं जाएगी, चित्त इच्छा, ऐच्छिक और अनैच्छिक। इच्छा जब आपके मन में होगी तो उस इच्छा के परिणाम स्वरूप इंद्रियां सतर्क होगी और आपके अंग सतर्क होंगे और फिर एक्शन होगा। तो आज का जो विषय है हमारा मधुमेह। मधुमेह को एक हमारे शरीर में अंग होता है पाचन क्रिया में, पैंक्रियाज। वो इंसुलिन पैदा करता है और इंसुलिन से हमारा भोजन का पाचन होता है। पाचन के साथ साथ सात्मीकरण। सात्मीकरण का मतलब होता है कि लीवर, आंतों ने, पेट ने मिल करके, मुख के द्वारा मिल करके सारे पाचन अंग ने काम करके भोजन को पचा के रस बना दिया। अब रस को रक्त में मिलाया। सार भाग भोजन का होता है, उसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मीठा, ग्लूकोज को सभी जानते हैं उसका टेस्ट। ये ग्लूकोज जब रक्त में आता है तो रक्त में मिठास आ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ये शर्करा ही ऑक्सीजन से मिल करके और जल करके ऊर्जा प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। लेकिन कब कि शरीर की एक एक कोशिकाएं उसको ग्रहण कर ले ग्लूकोज को, और वो बिना इंसुलिन के ग्रहण नहीं कर सकती। अब इंसुलिन पैदा करने के लिए कौन है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पिछली बार हमने बताया था, उसमें से इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन की उपस्थिति में, केवल इंसुलिन उपस्थित रहता है और वो ग्लूकोज आपको, हमारी अंदर की जो लहर है वो उस रस को ले करके ऊर्जा बनाती है। अब समस्या क्या आती है कि पैंक्रियाज ने इंसुलिन नहीं बनाया या इंसुलिन जारी नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? अब उसके पीछे कुछ कारण है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को हमको देखना पड़ेगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हमारे नाक में दो स्वर होते हैं, दो छेद हैं। एक से सिंपैथेटिक नर्व अटैच है और दूसरे से पैरासिम्पैथेटिक। दाहिना जो हमारा स्वर होता है इसमें सिंपैथेटिक नर्व है, और बायां स्वर जो हमारा होता है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व से है, तंत्रिका। दोनों के अलग अलग काम है। दोनों का कंट्रोल जो होता है वो हमारे विचार और भावनाओं पर आधारित होता है। विचार भावनाएं हमारे मस्तिष्क में जाती है और उनके द्वारा सिंपैथेटिक नर्व अथवा पैरासिम्पैथेटिक नर्व दोनों एक्टिव होती है। ये हमारी, अब देखिए आप, बीमारी कहाँ है और उसकी जड़ कहाँ है? हमारी भावना और विचार। अब भावना और विचार का ये गणित भी आपको समझना पड़ेगा। मनुष्य अनावश्यक रूप से जब वो फ्री रहता है, जब वो हार्डवर्क नहीं करता है, तो उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है, अनेक प्रकार के विचार करता है। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विकार भी हो सकते हैं। उन विकारों के कारण आपके शरीर में तनाव आता है, चिंताएं आती हैं, बहुत सारे विचार निगेटिव आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी आते हैं। ये निगेटिव विचार हमारे मन में तनाव भर देते हैं। तनाव का क्या मतलब क्या है? तनाव से क्या होता है? तनाव जैसे आपके दिमाग में विचार में आया तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है।
क्या पड़ता है? देखिए, आपको कोई ऐसा तनाव आया, कोई बड़ा भारी एकदम से उत्तेजक, जिसमें आपको क्रोध आने लगा है, चेहरा तमतमा रहा है, पसीना आ रहा है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, हृदय की गति तेज हो रही है, तो इसका परिणाम होता है कि हमारी सिंथेटिक नर्व्स एक्टिव हो जाती है। सिंथेटिक नर्व एक्टिव होने से क्या होता है? वो सारे शरीर की नसों को सिकोड़ देती है, मार्ग संकुचित हो जाता है। जिस मार्ग से फ्लो होना चाहिए रक्त का, जिससे इंसुलिन का फ्लो होना चाहिए, जिससे प्राण शक्ति का फ्लो होना चाहिए, उन सारे मार्गों को सिकोड़ देती है। आपने देखा ठंड के दिनों में, ठंड के दिनों में आपका शरीर सिकुड़ता है, और सिकुड़ने का परिणाम होता है कि रक्त का संचालन रुक जाता है। रक्त का संचालन रुक जाता है और कई लोगों को इसमें हार्ट अटैक, लकवा, पैरालिसिस आदि बीमारियां हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जब नसें सिकुड़ गई तो रक्त का फ्लो बंद हो गया। फ्लो, रक्त में ऑक्सीजन रहती है, वो ऑक्सीजन जब जिस अंग को नहीं मिलेगी तो वो वर्क करना बंद कर देगा, डेड हो जाएगा। तो हृदय की भी हालत होती है, ब्रेन हेमरेज, ये उसकी भी हालत। पैरालिसिस ठंड के दिनों में ज़्यादा होता है। क्यों कारण होता है? कारण क्या है? सिंथेटिक नर्व्स उस समय एक्टिव हो जाती है और फ्लो को रोक देती है। तो सारी समस्या ही हमारे सिंथेटिक नर्व के कारण, उसका जब फ्लो रुकता है तो सारे काम बंद हो जाते हैं। पाचन क्रिया रुक जाती है, मल निष्कासन क्रिया रुक जाती है, रक्त परिभ्रमण रुक जाता है, श्वास रुक जाती है, श्वास की नली भी सिकुड़ जाती है। सारे अंगों को सिकोड़ता है सिंथेटिक नर्व। एक तो ये ठंड के कारण भी होता है, और एक विचारों के कारण होता है। ये विचार जो होते हैं हमारे तनाव के रूप में, दुश्चिंता के रूप में, व्यर्थ की चिंताएं, भय। भय भी जब लगता है तब भी नसें सिकुड़ती है। जब भय लगता है तो हमारी सिंथेटिक नर्व स्टार्ट हो जाती है। अब हमें करना क्या है? योग क्या करता है इसमें? योग ये करता है कि सिंथेटिक नर्व की क्रिया को बंद करके पैरासिम्पैथेटिक को चालू कर देता है। उससे क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि सारी नसें, शरीर आपका ढीला हो जाता है, जो सिकुड़न थी वो गायब हो जाती है, और ढीला होते ही सारे फ्लो आपके यथावत चलने लगते हैं। रक्त परिभ्रमण अच्छी तरह से चलने लगता है, श्वास ठीक से आने लगती है, प्राण वाहिनियाँ बिल्कुल ढीली हो जाती है, सारे काम व्यवस्थित होने लग जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के स्टार्ट होते ही। यानी बायां स्वर, बायां स्वर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व को अटैच है उसमें, और सिंथेटिक आपके दाएं स्वर में। तो दायां स्वर जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो सारे काम रुक जाते हैं और सारी गड़बड़ियाँ हमारी हो जाती है। और जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टार्ट हुई, अब ये हमारे हाथ में है क्या? कैसे करेंगे इसको हम? ये योग में होता है। और यही बात मैं आज आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। अब वो कौन सी क्रियाएं हैं? वो मानव शरीर में जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है उनका नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र। मनुष्य और उसके शरीर द्वारा भूतकाल में जो कुछ हमारे कर्म रहे हों, विचार रहे हों, वो मस्तिष्क में संचित रहते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो उसी प्रकार से हमारी तंत्रिका तंत्र भी बदलता रहता है, कभी सिंथेटिक, कभी पैरासिम्पैथेटिक, विचारों के अनुसार। एक को ऐच्छिक बोलते हैं, एक को अनैच्छिक बोलते हैं। अब ये पैरासिम्पैथेटिक जो है अनैच्छिक है, ये हमारे हाथ में नहीं कि हम इसको चालू कर लें, ये अपनी इच्छा से चलती है, हमारी इच्छा से नहीं चलती। लेकिन सिंथेटिक नर्व हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे क्रोध किया हमने तो चालू हो जाएगी, क्रोध करना हमारे, हम क्रोध को रोक भी सकते हैं। तो जो इस नियंत्रण का क्षेत्र होता है मांसपेशियों में, अचेतन नियंत्रण से लेकर चेतन बुद्धि तक सारे निर्णय जो होते हैं वो आपकी तंत्रिका तंत्र की शुद्ध कार्य प्रणाली पर निर्भर होते हैं। तंत्रिका तंत्र के विषय में योग विज्ञान का मत है कि ध्यान योग के द्वारा हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव कर सकते हैं। इससे तनाव कम होता है। जैसे ही तनाव कम हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व से स्टार्ट हुई, जब तक तनाव रहेगा आपकी सिंथेटिक नर्व एक्टिव रहेगी।
तो तनाव का नियंत्रण। अब तनाव का नियंत्रण, तनाव हमने पिछली बार आपको कहा था कि तनाव कितनी जगह होता है शरीर में। तनाव हमारे शरीर में होता है, शरीर तनाव हमारे मन में होता है, तनाव हमारी भावनाओं में होता है। तनाव के जो ये प्रकार हैं आपको पिछली बार मैंने डिटेल में बता दिया था। अब इनका मैं प्रबंधन बताता हूँ कि योग के द्वारा हम कौन कौन सी क्रियाएं करें, जिसके बारे में एक हमने ध्यान में होता क्या है। ध्यान में धीरे 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 सिंथेटिक नर्व्स के सारे काम बंद हो जाते हैं, यानी जितना भी कसावट होती है शरीर में वो ढीलापन आता जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब आप बैठते हैं ध्यान में तो शरीर आपका एकदम ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है। चेहरे के भाव जो तनाव में खींचे रहते हैं वो भी ढीले हो जाते हैं, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। योग निद्रा का आपने नाम सुना होगा। योग निद्रा में क्या होता है, जब आदमी लेटता है तो धीरे धीरे उससे कहा जाता है ये अंग पे ध्यान दो, इस अंग पे ध्यान दो, इस अंग पे ध्यान दो। मतलब सारे शरीर से आपका जो तनाव निकाल करके और सिंथेटिक नर्व्स को बिल्कुल शिथिल कर दिया जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व चालू हो जाता है, तो सारे क्रियाकलाप आपके सुधर जाते हैं। जब योग के द्वारा आपको ये क्रिया का लाभ मिलता है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरे शरीर में अच्छी तरह से चलने लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क को मिलेगी, पैंक्रियाज को मिलेगी, लीवर को मिलेगी, पाचन तंत्र को, सारे अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी, रक्त मिलेगा। तो पैंक्रियाज की जो मुसीबत है कि वो इंसुलिन नहीं छोड़ पा रहा है, वो सिंथेटिक नर्व के कारण। अब उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, तंत्र के सामने दवाई का कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ योग ही आपका सहायक है। गोलियों से आप इंसुलिन तो दे देंगे, लेकिन उस इंसुलिन को आगे बढ़ाना, तो वो भी नसी जब सिकुड़ी हुई है तो इंसुलिन जाएगा कैसे पहुंच पाएगा वहां तक, कोशिकाओं तक। तो ध्यान के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा, अजपा जप के द्वारा, अंतर्मौन के द्वारा, ऐसी हमारे योग में अनेक विधियां हैं। अगर आपको उन विधियों का, तो उसके लिए तो एक अलग से हमारी कार्यशाला होगी कि आज हम योग निद्रा के बारे में बताएं, आज हम ध्यान के बारे में बताएं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ध्यान के बारे में बताता हूँ। ध्यान के बारे में लोग आंख मीच के बैठ जाते हैं। केवल आंख मीच के बैठने से करना क्या है, आगे क्या होना है, ये ध्यान स्वतः नहीं हो पाता है, ये गुरु के मार्गदर्शन में ही हो पाता है। ध्यान को जब करना होता है तो उसकी विधियां सीखना पड़ती है। बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। आप जो लोग योग में सबसे पहले आप आसन लगाते हैं, तो आसन क्यों लगाते हैं, आसन की शुरुआत क्यों है? आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम। सुख पूर्वक जिस स्थिति में हम हैं उसमें हम स्थिर हो जाएं। गतिशील जो एक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं व्यायाम, और स्थिरता पूर्वक जो होते हैं उनको कहते हैं हम योगासन। आसन का मतलब ही होता है एक स्थिति में आप टिक जाओ, स्थिर हो जाओ। अब कितनी देर तक स्थिर हो पाते हैं आप, वो स्थिर अवस्था आपकी धीरे 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 आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी। और जब आप आसन आपका सिद्ध हो जाएगा तो फिर आप ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान में लगातार एक जैसा बैठना पड़ता है, उसमें गतिशीलता नहीं होती। जैसे ही गतिशीलता हुई ध्यान टूट जाएगा। स्थिर अवस्था में एक पत्थर की मूर्ति की तरह आपको स्थिर होना पड़ेगा, और इसके लिए हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं। आसन की प्रैक्टिस योग की तैयारी है, न कि योग है पूरा आसन। हम अभी तो हालत ये है हमारी कि जितने हम आसन लगाते हैं उनको ही हम योग समझते हैं। योग होता है वो कि जब स्थिर अवस्था आपकी आ जाती है,
और स्थिर अवस्था के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। जगह जगह शरीर को मोड़ा जाता है, मांसपेशियों को खींचा जाता है, नसों को ताना जाता है, और उनको केवल इसीलिए ताना जाता है कि उनको ये अभ्यास हो जाए कि वो एक जैसी स्थिति में लगातार बहुत देर तक स्थिर हो पाए। आसन अलग अलग, किसी भी आसन में स्थिरता हो सकती है। इसके देखो ऋषि महर्षियों के नाम पे हमारे आसनों के नाम पड़े हैं। हमने मत्स्येंद्र, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने क्या किया था, उस आसन में बैठ करके तपस्या की थी। उसी अवस्था में लगातार बैठे रहे घंटों। अभी तो हम उस आसन को लगा ही नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने उसी अवस्था में स्थिर होकर के तपस्या करी। जब वो आसन में स्थिर हो गए, तब उन्होंने उस आसन में बैठ करके लगातार स्थिर हो गए। यही तो तपस्या है, उसी आसन में बैठे रहना लगातार बिना हिले डुले, वो ध्यान में चले गए। जब मन हमारा, खास तो हमारा टारगेट रहता है मन को स्थिर करना। मन को स्थिर कैसे कर पाएंगे हम? मन शरीर में होता है, शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। यदि हम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे तो मन कैसे? जैसे एक कटोरे में पानी भरा है, कटोरा मान लो शरीर है और पानी मान लो उसमें मन है। कटोरा यदि हिलेगा तो मन कैसे स्थिर हो पाएगा? कटोरे को स्थिर करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे पानी भी स्थिर हो जाएगा। तो पहले हम शरीर को साधें कि वो कितनी देर तक स्थिर रह सकता है। जितनी देर वो स्थिर रहेगा उतनी देर में आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। जब पानी स्थिर होता है तो आप जानते हैं कि पानी की सारी गंदगियां जमीन में बैठ जाएगी, वो पानी बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से मन की भी अवस्था है। जब हम मन को एकाग्र करेंगे, स्थिर करेंगे, तो उसकी सारी अशुद्धियां चली जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। मन जब शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? वो पारदर्शी हो जाएगा। पानी जब पारदर्शी होता है कब होता है? जब डोला होता है। वो जब शुद्ध हो जाता है, उसके विकार निकल जाते हैं, सारी अशुद्धियां बैठ जाती है, तब पानी एकदम साफ चक, उसके हम पार देख सकते हैं। मन जब शुद्ध हो जाता है तो उसके पार की चीज हम देख सकते हैं, और उसी को देखने के लिए ही हम तड़पते हैं। हमारी आत्मा वो मन के पार है। हम आत्म दर्शन कर सकते हैं जब मन हमारा शुद्ध हो जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए स्थिर करना सीखो। मन को स्थिर करने के पहले आपको शरीर को स्थिर करना होगा। ये हमारी तपस्या है, इसी को कहते हैं योग। योग की पूर्णता उसी में है कि जब मन आपका शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो उसमें से आत्मदर्शन आपका संभव है। यही हमारा योग का लक्ष्य है। हम अपने तत्व को पा जाएं, हम कौन है, क्या है, हमको दर्शन हो जाए। इसीलिए तो मनुष्य का जन्म हुआ है। उसका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो यहाँ खूब आके खाए, ऐशा आराम करे, दुनिया के आनंद ले। ये तो वो उलझ गया। उसको उलझने के बजाय उसको अंतर्दर्शन करना है, आत्मदर्शन करना है। और इसीलिए आत्मदर्शन हो गए तो रोग वोग तो अपने आप चले जाएंगे। रोग फिर शरीर जैसे ही स्थिर होना सीखा कि रोग गए। शरीर की चंचलता वही मन की चंचलता बनती है। शरीर जब आपका हरकत में आता है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। तो आसन लगाने का प्रयोजन ही हमारा ये है कि जो भी हम आसन पहले लगाएं तो धीरे धीरे पहले तो हलचल होगी, हलचल के बाद उसको स्थिर करना सीखें, उसकी अवधि बढ़ाना सीखें कि कितनी देर तक हम इसको स्थिर कर सकते हैं। जितनी देर तक ज़्यादा हम स्थिर अवस्था में रहेंगे, फिर हम मन को स्थिर करना सीख जाएंगे, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर होने लगता है तो सारे तनाव, चिंता, दुश्चिंता, नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। यही तो विकार भरे हैं। चंचल मन में इनका निवास है। जब मन शांत होने लगता है तो ये सब सारे विकार, आपकी बीमारी, रोग वगैरह सब दूर हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। सारी शरीर की क्रियाएं मन के अनुसार चलती। जब मन शुद्ध है और उसकी क्रियाएं शुद्ध है तो शरीर की क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी, रोग नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। तो मधुमेह के बारे में हमने बताया कि कुछ हमारे पास क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को यदि आप
देखना चाहें तो वो आसन संबंधी भी है, प्राणायाम संबंधी भी है, और शिथिलीकरण में ध्यान है, योग निद्रा है, जपा जप है, अंतर्मौन है, ये शिथिलीकरण में आते हैं। इनका एक मेरे पास चार्ट है, फार्मूला है, और वो सप्ताहवार है। एक सप्ताह में ये किया, दूसरे सप्ताह में ये किया, तीसरे में ये किया, चौथे में ये किया। 5-6 सप्ताह तक आपको वो क्रिया करनी होगी, और उसके बाद आपके वो रोग चले जाए। आहार का पिछले बार बताया था कि मनुष्य आहार के बिना तो रह नहीं सकता। तो ये योग के साथ साथ आहार भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप इधर करो कुछ और उधर करो कुछ, तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि योग निद्रा के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि योग, इसको शिथिलीकरण में क्या क्या चीज आती है हमारे पास। योग निद्रा, ध्यान, अजपाजप। अजपाजप क्या होता है? जो हम को जपना नहीं पड़े और वो जप चलता रहे। इसके बारे में बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। हमारी श्वास, इस श्वास पे आप ध्यान दें। आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठे और बिना शरीर को हिलाए डुलाए श्वासों को देखें। देखना है। श्वास तो चलेगी, उसे आप चलाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी होता है क्या है कि हम श्वास देखने के बजाय अपने मन से उनको चलाने लगते हैं। ज्यादा लंबी खींचना, छोटी, ऐसे नहीं। वो है जीटी जैसी चल रही है, आपको सिर्फ उसको चौकीदार की भांति देखना है। अंदर आई श्वास, बाहर गई श्वास, अंदर आई श्वास, बाहर गई श्वास। इस श्वास को देखते 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 फिर इनमें आपको एक आवाज आने लगेगी। और वैसे भी यदि उंगलियां अपने कान में डाली तो आपको वो आवाज प्रत्यक्ष सुनाई पड़ेगी। जब हम श्वास लेते हैं तो आवाज आती है सो, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब आवाज आती है हम। ये शब्द बनता है, मंत्र बनता है, इसका नाम हुआ सोहम। सो हम, सो हम, ये हमें बोलना नहीं पड़ता, वो आवाज आपको सुनना है सिर्फ। अजप अजप, आप जिसको जपते नहीं है उस जप को आपको सुनना है मात्र। ये क्रिया होती है योग की। इस क्रिया में ध्यान भी लग जाता है आपको। आपको पता ही नहीं चलता थोड़ी देर बाद कि आप कहाँ बैठे हैं, कि लेटे हैं, कि घर में हैं, कि बाहर हैं। शरीर से संबंध छूट जाता है। वो होती है ध्यान की अवस्था। और सोहम से शुरू होती, अपने आप इसको आप कर सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में सीखेंगे तो और अच्छा रहेगा, और उसको शरीर स्थिर रहेगा और सिर्फ श्वास पे ध्यान रहेगा। आँखों को कपाल पर टिकाना होगा, क्योंकि आँखें यदि घूमती रही, चलती रही तो मन को चंचल कर देगी। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही मन को चंचल करती है। तो कान तो खुले हैं, उनको भी बंद करें, और आँखों को कपाल पर टिका दें। एक जगह टिके रहें, श्वास को देखते रहें, बस इतना भर आपको करना है। शरीर स्थिर होता चला जाएगा, मन स्थिर चला जाएगा। वो धीरे धीरे होगा क्या परिणाम, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपकी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। उसी को एक्टिव करना हमारा लक्ष्य था। उसको जैसे ही हमने एक्टिव किया कि आपके सारे हार्मोनल ग्लैंड्स अपने अपने स्राव छोड़ने लग जाएंगे पूरी क्षमता के साथ, शुद्ध रूप में। कोई अशुद्धि नहीं होगी हार्मोन में। और शरीर की सारी क्रियाएं, केवल एक डायबिटीज क्या है, दमा क्या है, एलर्जी क्या है, क्योंकि ये जितने भी रोग जो होते हैं ये सब हमारी तंत्रिका तंत्र के ऊपर निर्भर होते हैं। सिंथेटिक नर्व हमारी जैसे ही डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसकी गति कम हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक फुल गति से चलेगी, तो सारा व्यवस्था शरीर की आपकी सुधर जाएगी। क्योंकि तंत्र की शुद्ध कार्य प्रणाली पर ही मनुष्य का सारा अस्तित्व निर्भर है, सारा जीवन निर्भर है, सारा स्वास्थ्य निर्भर है उसके ऊपर। तो ये जो कार्यक्रम है, योग निद्रा है, ध्यान है, या अभी मैंने अजप का बताया आपको। अंतर्मौन, एक अंतर्मौन की क्रिया है, उसका थोड़ा सा वर्णन उसका भी मैं करूंगा। अंतर्मौन क्या होता है?
आप जैसे ही स्थिर अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, आप कपाल पर अपनी नज़र टिकाए हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पर कुछ रंग आते हैं, कलर बदलते हैं, उस ध्यान में आप देखते हैं, लेकिन अंतर्मन में एक दूसरी क्रिया होती है। हम अपनी इच्छा से हमारे कपाल पर कोई चित्र बनाते हैं। जैसे अब वो जो आपको ध्यान कराएगा वो व्यक्ति बोलेगा कि आप अपने कपाल पर हाथी का चित्र बनाओ, तो ये आपको बनाना पड़ेगा मन से। थोड़ी देर बाद उसको हटा के अब कमल का फूल बनाओ, फिर हटाओ, अब एक बिल्ली का चित्र बनाओ, फिर उसे हटाओ, एक गाय का चित्र बनाओ, फिर हटाओ, एक बगीचे का चित्र बनाओ, फिर हटाओ, एक तालाब का चित्र बनाओ, उगते हुए सूर्य का चित्र बनाओ। ऐसे अनेक उसमें जो है चित्र होते हैं। वो बनाते 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 आप पूरे ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। और इधर क्या होगा, सिंथेटिक नर्व बिल्कुल मंद हो जाएगा, आपकी श्वास की गति धीमी हो जाएगी, हृदय की गति धीमी हो जाएगी, और ब्लड सर्कुलेशन फुल गति में चलेगा। होता है क्या है कि जब हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, लेकिन यदि वो हृदय की गति मंद हो जाए तो फिर तो रक्त की गति मंद होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है अपने आप, बिना किसी पावर प्रेशर के, और मस्तिष्क को इतनी ऑक्सीजन भरपूर मिल जाती है ध्यान के समय। तो ध्यान में जो जितनी देर बैठेगा उतनी देर आपकी कार्य प्रणाली शरीर की बहुत ही व्यवस्थित हो जाती है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलने लगती है, पूरे शरीर को शुद्ध रक्त मिलने लगता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी देर बैठ पाते हैं, और बैठना इस पर निर्भर है कि आपने आसन कितना अच्छी तरीके से किए हैं, आपने आहार कितना अच्छा सुधारा है। ये आपकी स्थिर अवस्था को मेंटेन करता है। स्थिर अवस्था शरीर की होते ही हमारा ध्यान लगता है, मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत मन हो जाता है तो सारे एक्टिविटी शरीर की हमारी व्यवस्थित हो जाती है। जो बिगड़ी हुई अवस्था है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है। जैसे कि हम किसी वर्कशॉप में गए हैं, जैसे गाड़ी को हमने किसी वर्कशॉप में दिया है और पूरा उसका उन्होंने ऑयलिंग कर दिया है, इस प्रकार से ध्यान में आपके शरीर का, मस्तिष्क का ऑयलिंग हो जाता है। अब कौन सी दवाई की जरूरत पड़ेगी आपको? दवाइयाँ तो सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगी, ना कोई आयुर्वेदिक, ना कोई होम्योपैथिक, ना कोई एलोपैथिक, कोई नुस्खे हमारे लिए कोई काम के नहीं, क्योंकि रोग ही हमारे पास नहीं आएंगे तो हमें जरूरत ही क्या पड़ेगी इनकी। तो योग, आज के समाज में जितनी योग की आवश्यकता है, सारी गड़बड़ियाँ जितनी भी आप देखते हैं दुनिया में, वो योग से ठीक हो सकती है। सड़क पर फैली अराजकता क्या है? ये तनाव का कारण है। तनाव है उनके मन में, उनका मन इतना चंचल हो चुका कि वो स्थिर बैठ ही नहीं सकते। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये हमारे शरीर की एक्टिविटी को निर्धारित करते हैं। तमोगुण है वो हिंसात्मक है, रजोगुण है वो चंचलता है, वो द्रव्य इकट्ठा करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, स्थिर नहीं बैठ सकता। लेकिन जब सत्वगुण ऊपर आ जाता है तो शांत बैठ जाता है। ऋषि मुनि हमारे हमेशा सत्वगुण में रहते हैं। हिंसक लोग, आपराधिक लोग तमोगुण में रहते हैं, वो दूसरे का नुकसान करने की सोचते हैं। तो ये गुण को प्रभावित करता कौन है? तंत्रिका तंत्र, हमारे विचार। सिंपैथेटिक नर्व जितनी हमारी एक्टिव होगी उतना अराजक मनुष्य हो जाएगा, उतने रोग रोग हो जाएंगे, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, भावनात्मक रोग, सारे रोग उसके अंदर आ जाएंगे। अगर हमने शारीरिक रोग का इलाज कर लिया तो मानसिक का भी तो करना है। योग एकमात्र इलाज है इस युग में। इस युग में अगर कोई चीज आवश्यक है और सारे तंत्र को सुधारना है, सारे तंत्र, हमारे मनुष्य का शरीर ही नहीं, हमको सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक, और बच्चों को आजकल जो शिक्षा दी जाती है वो भी अराजकता की शिक्षा है। आप देखिए स्कूल कॉलेज से बच्चे जब निकलते हैं तो क्या सुधर के निकलते हैं? आज विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं सारी सत्ताएं पलटने के लिए। उनके मस्तिष्क बिल्कुल, क्योंकि वहाँ शिक्षा ही उनको इस प्रकार की दी जाती है। ये योग का विषय अगर शरीर स्कूलों में चालू हो जाए तब तो सारे देश का सुधार हो जाए। योग में ही वो शक्ति है कि जो सारी दुनिया के जितने भी
अव्यवस्था हैं उनको व्यवस्थित कर सकती है। सड़कों पर देखें आप, पेपरों में रोज न्यूज आती है आपको, ये सारी क्या है, सिंथेटिक नर्व एक्टिव ज़्यादा है, उसी को कम करना है। यही हमारा योग में भी लक्ष्य रहता है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्व को एक्टिव करने से ये सब होगा, और उसके लिए हमको ध्यान है, योग निद्रा है, अजपा जप है, अंतर्मौन है, उपवास। और इधर आहार में मैंने पहले आप बता चुका हूँ आपको कि सात्विक आहार करेंगे आप, उपवास करेंगे आप, ये आहार से संबंधित चीज़ें हैं। ये जब मिल कर के सब काम होंगे तो अपनी सारी व्यवस्था आपकी सुधर जाएगी। अब आपके कोई क्वेश्चन हो इस पे छोटे मोटे तो मैं उनके उत्तर दे सकता हूँ। हरिओम। जी बहुत ही हरिओम। बहुत ही सुंदर आदरणीय। और आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि आपके प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा। आदरणीय सीएम राय जी, आपका प्रश्न है, कृपया प्रश्न। जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। आज हरिओम। की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और जो जानकारी दी है हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, वो बहुत ही ऐसी गूढ़ जानकारी दी है जिसके संबंध में हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो आपको बहुत बहुत सादर नमन। सर, अभी आपने जो कहा कि हम जो है योग निद्रा, तो मेरा निवेदन ये है कि अभी हमारे पास समय है तो योग निद्रा का ही अभ्यास करा दें, तो कम से कम हमें एक प्रैक्टिकल मिल जाए। जी ओ। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मेरे पास पूरी तैयारी है, मैं मेरी क्लास में भी कराता हूँ। आपको योग निद्रा के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये निद्रा है या जागरण है। इसका नाम योग निद्रा है। निद्रा से हम समझते हैं कि सोना है। आप देखेंगे कि योग निद्रा कराते समय मैं बार बार आपको ये बोलूंगा कि सोना मत, आप सोएंगे नहीं। अब आपको आश्चर्य होगा कि इधर तो आप कहते हैं योग निद्रा करा रहे हैं और आप सोने भी नहीं दे रहे हैं। तो सोना क्या है हमारे, सोना निद्रा है क्या चीज, पहले तो निद्रा को ही समझे हम। निद्रा हमारे शरीर की थकान को निकालने और पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए एक साधन है निद्रा। अगर निद्रा न होती तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता। अब निद्रा क्या है, रेस्ट है। किसका रेस्ट है ये, हम निद्रा में किसका रेस्ट करते हैं, निद्रा में, साधारण निद्रा में हम करते हैं शरीर का रेस्ट। लेकिन मन हमारा स्वप्न देखता है। मन रेस्ट कहाँ करता है, मन रेस्ट नहीं करता। मन को रेस्ट नहीं मिला है तो मन तो चंचल रहेगा, नकारात्मकता उसमें भरी रहेगी, और परेशान भी हो रहेगा, और बहुत सारे रोग भी रहेंगे। आजकल के लोगों की जो वो थकान है, वो केवल शारीरिक थकान को तो वो समझते हैं थकान, लेकिन मानसिक थकान को वो थका नहीं समझते कि मानसिक थकान भी होती है, और रोगों का कारण वहीं से बनता है। योग निद्रा में हम मन को भी सुला देते हैं और शरीर को भी रेस्ट दे देते हैं। लेकिन ये जो साधारण निद्रा है ये अचेतन की निद्रा है। हम आपको कहते नहीं, आप जागते हुए सो, आपकी जागृत में निद्रा होगी, उसी को कहते हैं हम योग निद्रा। ये योगियों की निद्रा है कि शारीरिक रूप से तो दिखेंगे सोए हुए, लेकिन वो जागरूक रहेंगे। आप निद्रा में जब जाते हो तो आपको पता है आप कहाँ जाते हो, नहीं मालूम। बीच में कुछ हाथ उठा है, आप कुछ प्रश्न कर रहे हैं क्या? नहीं, आपका उद्बोधन खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्रश्न करेंगे। ये दो हाथ उठे हुए दिखे थे मुझे। जी जी जी, हाँ उठे हुए हैं ना। आदरणीय सदस्यों से निवेदन है
कि हाँ, योग निद्रा पर विस्तार से बताया जा रहा है। तत्पश्चात सुनना आपके प्रश्न हो तो आप प्रश्न बात रखिएगा जी। पहले पहले सुन लो। तो इसमें क्या होता है कि योग निद्रा में आदमी एकदम पूरी तरह से विश्रांत हो जाता है, मन से, तन से, भावनाओं से पूरा परिष्कार उसका हो जाता है। सारे तनाव, जितने भी तनाव हैं, जितने नकारात्मक विचार हैं, आपके सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। जबकि साधारण निद्रा में मनुष्य थका हुआ उठता है, आलस में उठता है, शरीर तानता है, उसका शरीर दर्द करता है। न तो वो शारीरिक रूप से विश्राम कर पाता है, न वो मानसिक रूप से विश्राम कर पाता है। लेकिन योग निद्रा में क्या है कि इसमें शरीर के साथ मन भी पूरी तरह से रेस्ट में रहता है। लेकिन शारीरिक क्रियाओं में जो रक्त संचालन वगैरह है, आपके शरीर को ऊर्जा जो मिलना, वो बराबर फ्लो चलता रहता है। इसीलिए आप तरोताजा होकर उठते हैं इसमें। तो अब आपको मैं योग निद्रा का अभ्यास कराता हूँ। इसके लिए एक तो मोबाइल अगर आपका कहीं चालू हो तो पहले बंद कर देना उसको, क्योंकि बीच में अगर उसने डिस्टर्ब कर दिया तो आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा। और एक शाल ओढ़ के सो जाना, ताकि ठंड में आपको ऐसा नहीं लगे कि हम सो रहे थे और ठंड भी लग रही थी। तो शाल अच्छी तरह से ओढ़ लें। आपको सिर्फ अलर्ट रहना है मेरी बातों पर। मेरी आवाज़ को सुनेंगे और किसी की आवाज़ आप नहीं सुनेंगे। हाँ तो आप तैयार हैं? लेट जाइए आप, शाल ओढ़ लीजिए आप, और सिर्फ मेरी बातों पर ही आपका ध्यान रहे। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर कर लीजिए, दोनों हाथ बगल में, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए मन में कहें, मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शिथिल हो रहा हूँ। मेरा शरीर शिथिल है, मन भी मेरा शिथिल है। मैं योग निद्रा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी निर्देश मिलेंगे उनका मन से क्रियान्वयन करूँगा। अब आप अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को सुने। एक बार में एक ही आवाज़, उसके बाद दूसरी आवाज़, अब अपने आसपास होने वाली आवाज़, अब आप जहाँ सोए हुए हैं उस हाल की आवाज़, उस कमरे की आवाज़। अब उस कमरे में निरीक्षण करें, उस कमरे की दीवारों को मन ही मन बंद आंखों से देखें। कमरे की दीवारों को, कमरे की छत, कमरे का फर्श, फर्श पर बिछा हुआ आपका बिस्तर, बिस्तर पर लेटा हुआ आपका शरीर।
इस शरीर को देखते हुए अपने मन में कहें, यह जो शरीर यहाँ पर लेटा है ये मैं नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को देखने वाला हूँ। शरीर एक वस्तु है, ये पंच तत्वों से बना है, जड़ है। शरीर स्वयं को नहीं देखता, लेकिन मैं शरीर को देखता हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं चेतन का परम चेतन का अंश हूँ। शरीर मेरा निवास है। इस शरीर को स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है। एक बार सिर से लेकर पैर तक इस अपने शरीर को देखो, निरीक्षण करो इसका, जैसे डॉक्टर मरीज का निरीक्षण करता है। सिर से लेकर धीरे धीरे एक एक अंग को देखते जाएं, उसका नाम लेते जाएं और पैर के अंगूठे तक जाएं। हर अंग का नाम भी लेते जाएं, उसको गौर से देखें डॉक्टर की तरह। सिर से लेकर पैर तक शरीर का निरीक्षण कर लीजिए। और मन में एक संकल्प करें। यह संकल्प ऐसा हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हो, सांसारिक बातों का नहीं, अपना उद्देश्य जीवन का जो है उससे संबंधित हो। एक बार जो संकल्प किया है आपने, जो आपका मनचाहा संकल्प है, वो इसी जीवन में आपको पूरा होगा, ये गारंटी है। योग निद्रा ये गारंटी आपको देती है, जो भी संकल्प आप करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसे निश्चित शब्दों में व्यक्त करें, 5 बार बोलें, एक शब्द भी बदलना नहीं है, क्योंकि वो अंदर टेप हो जाएगा। आपके अवचेतन मन में वो संकल्प टेप हो जाएगा। अवचेतन मन का संबंध ब्रह्मांड से रहता है, नक्षत्र तारों से रहता है, और वो संकल्प वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ से सारी क्रियाएं चलेगी, संकल्प आपका पूरा होगा। एक भी शब्द बदलना नहीं है, उसी वाक्य को दोहराना है 5 बार। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, आपकी भावनाओं को लेकर हो सकता है, अपने अपने संकल्प हो सकते हैं। अब उसी संकल्प को याद रखना है, जब भी योग निद्रा करेंगे वही संकल्प आपको बार बार दोहराने। संकल्प होने के बाद अब आप अपना ध्यान श्वास पर ले आए। नाक से नथुने में श्वास का आना जाना महसूस करें। नाक के नथुने में जो श्वास का स्पर्श हो रहा है उसको आप देखें, वो शीतल है कि उष्ण है उसका टेम्परेचर देखें। अंदर जाने वाली श्वास का
भीतर से बाहर आने वाली प्रश्वास का, दोनों का तापक्रम क्या है, अंतर है या एक जैसा है, अपने मन में उस बात को रखें। जो श्वास बाहर से आती है वो कुछ शीतल होती है, अंदर से बाहर जाती है वो कुछ उष्ण होती है। इसको अपने अनुभव से जानें। यही श्वास नाक के नथुने से होकर, कंठ से होकर, हृदय से होकर और आपके पेट तक जाती है। बच्चा जब श्वास लेता है तो नाभि ऊपर आती है, श्वास बाहर आती तो नाभि नीचे जाती है। इसको कहते हैं उदर श्वसन। ये पेट से श्वास। बालक इसीलिए स्वस्थ रहता है, उसकी हर श्वास पेट से चलती है। और मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी श्वास सीने से चलती है। ये श्वास पेट से चलना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य की निशानी है। अब आप इस श्वास को 27 बार गिने। नाभि ऊपर 27, नाभि नीचे 27, फिर नाभि ऊपर 26, नाभि नीचे 26। लगातार विपरीत गिनती में 27 श्वासों को गिनना है। पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। एक भी श्वास की गिनती गलत न हो। और जब 27 श्वास पूरी हो जाए तब वहाँ की गिनती बंद करके हृदय पर श्वास को गिनना है। जब नाभि की गिनती पूरी हो जाए तो वहाँ की गिनती को बंद करें, हृदय पर श्वास का अनुभव करें। वहाँ भी आपको विपरीत गिनती में 27 श्वासें गिनना है। हृदय पर 27 श्वास गिने। हृदय पर 27 श्वास गिने। हृदय पर 27 श्वास पूरी हो जाए तब गले में, कंठ में श्वास का स्पर्श अनुभव करते हुए वहाँ की श्वासों को भी 27 बार गिने।
कंठ में 27 श्वास गिनना है। कंठ में 27 श्वास गिनना है। पूरा ध्यान प्रत्येक श्वास पर। गले की 27 श्वास पूरी हो जाए, फिर आपको नाक के नथुने में 27 श्वास गिनना है। नाक के नथुने में श्वास का स्पर्श महसूस करते हुए 27 बार गिना। नाक के नथुने में 27 श्वास गिने। नाक के नथुने में 27 श्वास जब पूरी हो जाए, तब अपने कपाल पर दृष्टि जमा कर देखना शुरू करें। कपाल पर दृष्टि एकाग्र करके देखें। कपाल पर दृष्टि टिका दें। अब आपको मैं जिस वस्तु का नाम बोलूँगा, आपको कपाल पर कल्पना से उसका चित्र बनाना है। कपाल पर देखते हुए प्रातः काल का सूर्योदय का दृश्य, उगता हुआ सूरज, इसको हटा करके पूर्णिमा का चंद्रमा, इसको भी हटा दीजिए। एक गुलाब का फूल हटाते जाएं। कमल का फूल, खेत में चरती हुई गाय, एक तालाब जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, बहती हुई नदी, एक भयंकर जंगल, चांदनी रात, दोपहर का तपता हुआ सूर्य, खेत में हल जोतता हुआ किसान,
एक सुंदर बगीचा जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। उस बगीचे में आप स्वयं घूम रहे हैं। इस दृश्य को भी मिटाते हुए एक कुत्ता ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जमी हुई बर्फ पर सूर्य की किरणें, बर्फ चमकता हुआ चांदी जैसा पहाड़, पहाड़ों के बीच में बहती हुई नदी, बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच जंगल में आप पगडंडी रास्ते पर चल रहे हैं। आपके पैरों के नीचे वृक्षों के सूखे पत्ते, जिन पर आप चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर आपको दिखाई देता है एक तालाब। तालाब के किनारे एक मंदिर। मंदिर के बाहर एक चबूतरा, उस पर एक महात्मा बैठे हुए हैं, हाथ में माला। उनके सामने हवन कुंड है। हवन कुंड में लौ उठ रही है अग्नि की। आप मंदिर के पास जा रहे हैं। मंदिर के सामने घंटी है। आपने घंटी बजाई, मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ पर एक शिवालय है। शिव जी की मूर्ति है। आप उसके सामने बैठ रहे हैं, आंखें बंद किए हुए शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। शिव जी की स्तुति करने के बाद शिव जी को प्रणाम, चरण स्पर्श करने के बाद मंदिर से बाहर आए। चबूतरे पर बैठे हुए महात्मा को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। फिर अपने स्थान की ओर वापस आ रहे हैं। पैदल चलते हुए अपने निवास पर, अपने कमरे में प्रवेश किया। जिस कमरे में आपका शरीर लेटा है उसे आप देख रहे हैं। शरीर आपका यहीं लेटा है। आप इतनी यात्रा करके बाहर से आ रहे हैं। शरीर को ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर तक देखो। अब इस शरीर में श्वास के साथ प्रवेश करो। प्रवेश करते ही आप देख रहे हैं कि शरीर में चेतना आ रही है। शरीर में चेतना लौट रही है। हाथों में शक्ति आ रही है। पैरों में भी शक्ति आ रही है। एक गहरी सांस लें। महसूस करें पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। हाथों में शक्ति आ गई है। हाथों की उंगलियां हिलाएं, पैरों की उंगलियां हिलाएं, शरीर को दाएं बाएं हिलाएं और
धीरे से करवट टेकर उठ कर बैठ जाए। दोनों घुटनों पर हाथ रखें, अंगूठा पहली उंगली मिलाएं ज्ञान मुद्रा में। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। हाथों की हथेलियां मसल कर चेहरे पे घुमाएं। हथेलियों के भीतर आंखें खोलें। अब आप स्वतंत्र हुए योग निद्रा से। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अलौकिक अप्रतिम कुछ क्वेश्चन हो, ऐसा एक आध पहले क्वेश्चन हो। ऐसा पहले कभी नहीं